नागपुर कस्बे में पिंकी नाम की लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। वो कस्बे में एक मदरसे के बाहर बर्गर कचौड़ी बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। मदरसे की छुट्टी के बाद सारे बच्चे उसके ठेले के पास आकर गरम गरम कचौड़ी बर्गर खा रहे थे। पिंकी, जरा मुझे एक प्लेट कचौड़ी बर्गर दे दो। ऐसे ही सारे बच्चे कचौड़ी बर्गर बड़े ही मजे से खाते थे। इतना ही नहीं, उस कस्बे के लोग भी वो कचौड़ी बर्गर खाने आया करते थे। पिंकी बेटा, ले जाने के लिए कचौड़ी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे 2 प्लेट कचौड़ी बर्गर देना। तुम्हारे हाथों के कचौड़ी बर्गर देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है। शुक्रिया काका। मदरसे के बाहर रेखा और उसकी बहन शिखा भी कचौड़ी बर्गर बेचा करती थी। उनकी बिक्री बहुत कम होती थी। ये सब देखकर रेखा और शिखा बेहद जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो कैसी भीड़ लगी है। सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सुबह से आज हमारी दुकान में कोई कचौड़ी खरीदने नहीं आया। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिंकी कचौड़ी बर्गर बेचकर घर वापस आती थी और अपनी बीमार अम्मी का ख्याल रखती थी। जानती है अम्मी, आज मेरे हाथ की कचौड़ी बर्गर खाकर लोगों ने बेहद तारीफ की और मेरे सारे कचौड़ी बर्गर बिक गए। ये तो बेहद अच्छी बात है। मैं मालिक से दुआ करूंगी कि तुम्हारी दुकान ऐसे ही चलती रहे। कुछ ही दिनों बाद उसकी अम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है और पिंकी उन्हें सरकारी दवाखाना में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसकी वजह से वो कचौड़ी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपने दुकान की तरफ बुलाती है। आओ आओ, मेरे कचौड़ी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। रेखा दीदी, कचौड़ी बर्गर दे दो मुझे 1 प्लेट। अभी देती हूँ, जरा रुक जा। उसके हाथ के कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, ये कैसी कचौड़ी बर्गर बनाई है? ऐसी कचौड़ी बर्गर खा के तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी के जैसे कचौड़ी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी को पसंद नहीं आए। उधर पिंकी की अम्मी ठीक होकर घर वापस आ जाती हैं और पिंकी दूसरे ही दिन कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देखकर दौड़े चले आते हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ की कचौड़ी बर्गर खाए बिना हमको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, अब जल्दी से कचौड़ी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ के सारे कस्बे वाले और सारे बच्चे वहाँ कचौड़ी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी ने नहीं खाए। और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर ऐसी भीड़ लग गई। इसे तो मजा चखाना ही होगा। रेखा पिंकी को मजा चखाने के लिए एक प्लान बनाती है और वो मौका देखते ही पिंकी के कचौड़ी बर्गर में दवा मिला देती है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या? पिंकी की कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ, भगाना ही होगा। इसकी कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। पिंकी को कस्बे के लोग वहाँ से भगा देते हैं और पिंकी रोते रोते अपने ठेले को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा बेहद खुश हो जाती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी कचौड़ी बर्गर बेचने वाली। पिंकी एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं अपनी अम्मी का इलाज कैसे कराऊंगी? मेरा कचौड़ी बर्गर तो कोई लेगा ही नहीं। ऐसा इस कचौड़ी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया? एक बाबा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के करीब आते हैं। बेटा, मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर मैं आपको नहीं दे सकती। इस कचौड़ी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने ये ठेला देखा तो तुम्हारे करीब आ गया। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर आप मत खाइए। मेरे पास 50 रुपए है, ये लीजिए। आप कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बाबा को पिंकी का रवैया बेहद अच्छा लगता है और वो बाबा उस कचौड़ी बर्गर को देखकर अपना हाथ उठाता है, जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, आज मैं कचौड़ी बर्गर नहीं बेच पाई। मेरी कचौड़ी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है।
जिसकी वजह से लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कचौड़ी बर्गर में मिलावट? तुम मुझे जरा खिला तो, मैं भी तो देखूं इस कचौड़ी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौड़ी बर्गर अपनी अम्मी को लाकर देती है। जैसे ही वो कचौड़ी बर्गर उसकी अम्मी खाती है, उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे पेट में दर्द हुआ, ना ही मेरी तबीयत बिगड़ी। क्या अम्मी, तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर पिंकी दूसरे ही दिन अपनी कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। पिंकी, जरा कचौड़ी बर्गर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही कचौड़ी बर्गर खाता है, उसके पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है और वो आदमी पिंकी से कहता है, अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारे कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये बात कस्बे में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौड़ी है, जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है। और ये सुनकर सारे लोग पिंकी के पास आकर कचौड़ी मांगते हैं। पिंकी पिंकी, मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौड़ी बर्गर खा के देखूं तो मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए। जरा मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। रेखा कचौड़ी बर्गर जैसे ही खाती है, उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने गलत किया, इसलिए उसके साथ उल्टा हो गया। सारे लोग कचौड़ी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ में नहीं आती। अगले दिन बाबा पिंकी के पास फिर से आते हैं। पिंकी बेटा, मुझे 50 के कचौड़ी बर्गर दे दो। अरे बाबा, आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरा कचौड़ी बर्गर खाना चाहते थे, और कचौड़ी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ पिंकी, मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बाबा एक परी के रूप में आ जाते हैं। अरे ये क्या, आप परी बन गई? आप कौन हैं? हाँ पिंकी, मैं बाबा नहीं, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी शराफत देखकर मैं बेहद खुश हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे कचौड़ी बर्गर को एक जादुई कचौड़ी बर्गर के रूप में बदल दिया था, जिससे जो भी शरीफ इंसान वो कचौड़ी बर्गर खाएगा, उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात जानकर पिंकी बेहद खुश हो जाती है और शुक्रिया कहती है। वो जादुई कचौड़ी बर्गर से अपनी अम्मी और सारे लोगों की बीमारी ठीक करती है। संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार मैं नहीं मानता, साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो, उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा, तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है,
मुकाबला। और चाचा जी, कैसा मुकाबला, जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चख कर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। चाचा जी, वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से। उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा। और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था, जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है, आप मेहरबानी करके पकवानों को चख कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया, फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है उतनी ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है।
ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं। संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा, तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है, मुकाबला। और चाचा जी, कैसा मुकाबला? जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चखकर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। चाचा जी, वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा। और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था, जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है,
आप मेहरबानी करके पकवानों को चेक कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया, फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा, तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है, उतने ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं। ये कबीर हैं, कबीर सिंह। कबीर सिंह हैं तो इंडियन, पर वो अपनी पढ़ाई पूरी करने यूएस आए हैं। आजकल कबीर सिंह परेशान हैं, पैसों की कमी की वजह से। हे कबीर, मैंने तेरे लिए एक नई जॉब ढूंढ ली है। अरे यहीं पास में एक बर्गर जॉइंट है, तू आज ही चला जा, वरना वो जॉब कोई और पकड़ लेगा। नहीं नहीं यार, तू फिक्र मत कर, मैं आज ही जाऊंगा। कबीर बर्गर जॉइंट में गए और उन्हें वो जॉब मिल गई और उसी रोज से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बर्गर्स बनाना उन्हें आता तो नहीं था, पर ये काफी आसान था। उन्होंने बर्गर बनाना जल्द ही सीख लिया। योर ऑर्डर मैम। थैंक यू। कबीर सिंह खुश थे क्योंकि उन्हें पैसे भी मिल रहे थे और मुफ्त का खाना भी। कुछ दिन कबीर सिंह के बहुत अच्छे बीते, पर फिर वो ऊब गया। उसे ये बिना मसालों वाला खाना खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। अरे तुम लोग ये बगैर मसाले का खाना कैसे खा लेते हो? Why don't you like this? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली बहुत बोर हो गया हूँ। अगले रोज कबीर बर्गर जॉइंट आ ही रहे थे कि उनका तवज्जो मैगी पैकेट्स पर पड़ा। आज बर्गर के बदले मैगी खाता हूँ, कम से कम ये टेस्टी तो होगा। कबीर ने एक मैगी का पैकेट खरीद लिया और वो रोज की तरह बर्गर जॉइंट पर काम करने लगा। रात में जब जॉइंट क्लोज हुआ तो सारे मुलाजिम अपना अपना बर्गर बनाने लगे। वहीं कबीर ने अपने लिए एक मैगी बनाया और बड़े ही शौक से खाया। उस रोज से कबीर कभी बर्गर खाता तो कभी मैगी। वो खुश था। एक रोज बर्गर जॉइंट में ज्यादा खरीदार नहीं थे। कबीर फ्री थे, तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ नया बनाए। उन्होंने अपने बैग में से मैगी नूडल्स निकाले। टुडे अगेन मैगी।
What's happened to you, कबीर? अरे नहीं जी, आज मैं कुछ और बनाऊंगा। कबीर ने बर्गर से बन काटे और मैगी बनाई और फिर मैगी को बर्गर के पैटी मेकर मशीन में डाल दिया। उससे मैगी की पैटी बन गई। अरे ये तो बिल्कुल गोल है जी। जी वाह, क्या बात है। कबीर खुश हो गए। उन्होंने एक और मैगी की पैटी बनाई। Wow, this dish looks delicious. Even I want one. कबीर और उन फॉरेनर ने मिलकर मैगी का बर्गर बनाया और फिर खाने लगे। दोनों को वो बर्गर बहुत पसंद आया। कबीर, this is awesome. I want one more. कबीर ने एक एक और मैगी बर्गर बनाए। दोनों ने बड़े ही शौक से खाए। आज कबीर खुश थे। उन्होंने कुछ नया बनाया। कुछ रोज गुजर गए और फिर बर्गर जॉइंट के मालिक कबीर के पास आए। उन्होंने मैगी बर्गर की तारीफ सुनी थी और उन्हें भी मैगी बर्गर खाना था। कबीर ने उनके लिए भी मैगी बर्गर बनाए। This is good. Add this to the menu. I'll give you 10% commission. Well done, boy. ये सुनकर कबीर खुश हो गया। उनका मैगी बर्गर उस बड़े जॉइंट के मेन्यू में ऐड हो रहा था और तो और उन्हें 10% कमीशन भी मिल रहा था। अब तो मेरी पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाएगी और मुझे पैसों के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगले कुछ महीने तक कबीर बर्गर जॉइंट पर काम करता रहा और उसे तनख्वाह के साथ साथ कमीशन भी मिल रहा था। फिर कबीर ग्रेजुएट हो गए। उनकी पढ़ाई खत्म हुई और वो पंजाब वापस आ गए। यहाँ उन्हें बड़े होटल में मुलाजमत मिल गई। कुछ सालों तक कबीर खुश थे, लेकिन उन्हें अपना कुछ रोजगार करना था। एक रोज कबीर ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। ओए की गल्ले पुत्र, किस ख्याल में डूबा है? कुछ नहीं पापा जी, मेरी नौकरी तो अच्छी है, मगर पता नहीं मैं खुश क्यों नहीं हूँ। मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। अरे तो इसमें मायूस होने की क्या बात है? तू अपना खुद का होटल खोल लेना। हाँ पापा जी, मगर समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। इतनी अच्छी नौकरी है और तनख्वाह भी अच्छी है। देख पुत्र, इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका मन लगे। हाँ पापा जी ठीक कह रहे हैं। तो मेरा मन तो बस मैगी बर्गर बनाने में लगता था। अरे तो बेटा जी सोच क्यों रहा है? मैगी बर्गर बनाना ही शुरू कर दे। वो तो ठीक है, मगर कमाई नहीं हुई तो? अरे पुत्र, अगर ऐसे ही सोचता रहा ना तो मेरी उम्र होने के बाद पछताएगा कि पहले शुरू क्यों नहीं किया। अभी भी तेरे पास वक्त है। नौकरी का क्या है, वो तो वापस मिल जाएगी। हाँ ठीक है पापा जी। कबीर के अब्बा जान ने उनकी हौसला अफजाई की। अभी भी कबीर इख्तिलाफ कर रहे थे क्योंकि वो एक बड़े होटल में मुलाजमत करते थे जहां उनकी कमाई अच्छी थी, लेकिन अब उन्हें सब कुछ शुरुआत से शुरू करनी थी। खैर, उन्होंने एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दुकान किराए पर ले ली और यहाँ अपना मैगी बर्गर का कारोबार शुरू किया। ये कैसा बर्गर है? ये दरअसल मैगी का बर्गर है जो बहुत ही जायकेदार होता है जी। एक बार खाकर तो देखिए। ठीक है जी, खिलाइए। पहले कुछ रोज तक कबीर की दुकान कुछ खास नहीं चली, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते उनकी दुकान चल पड़ी। कॉलेज के बच्चे मैगी बर्गर खाने के लिए दूर दूर से आते। कबीर ने स्टाफ बढ़ा दिया और मैगी बर्गर में वैरायटीज डाली। चीज मैगी बर्गर, सेजवान मैगी बर्गर। फिर तो मानो कबीर की स्टॉल यंगस्टर्स का फेवरेट फूड जॉइंट बन गया। 6 महीने में कबीर ने एक और ब्रांच खोल दी और अगले 1 साल में 3 और नई ब्रांचेस। कबीर का मैगी बर्गर कमाल कर रहा था। कबीर ने अपने पूरे खानदान को काम पर लगा दिया। उसके सारे भाई, कजिन्स सब एक ही कंपनी में काम करते थे, बर्गर सिंह। महज 6 सालों में कबीर की बर्गर सिंह एक बहुत बड़ा फूड चेन बन गया। भारत के 30 शहरों में
उसके ब्रांचेस खुल गए। अब कबीर और उसके अब्बा जान एक बहुत ही बड़ी कांच की बिल्डिंग में बैठा करते थे। उत्तर, याद है तुझे वो रात जिस दिन तू बहुत परेशान था? हाँ पापा जी, वो कैसे भूल सकता हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हमारा बर्गर सेंटर नहीं होता।